ने सभी विधायकों को सोमवार तक भोपाल में रोका। उठापटक में सीएम मोहन और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल निभा सकते हैं मुख्य भूमिका। दत्त श्री पीताम्बरा पीठ में प्रतिबंध के बावजूद बनाई जा रही रील्स, सुरक्षा गार्ड्स पर 500 रुपए लेकर के रील बनवाने के आरोप, श्रद्धालुओं में आक्रोश। एमओए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फिर उठे हैं सवाल। बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर घसीटने को मजबूर हुआ परिवार मदद मांगता रहा लेकिन नहीं मिला कोई सहारा। सतना में बदमाश अमित सोनी की पुलिस को खुली चुनौती। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के कहा, पुलिस मुझे ट्रैक करके दिखाए, इस बार तैयारी पूरी है, खाकी के ऊपर होगी फायरिंग। एयरफोर्स अफसर के घर फायरिंग के मामले में फरार है बदमाश अमित सोनी। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। आज भारत के इतिहास में एक ऐसा नया पन्ना जुड़ गया है जो खाड़ी देशों के तेल साम्राज्य की चूलें हिला सकता है। या यूं समझिए कि पेट्रोल 102 रुपए लीटर है, लेकिन अब एक ऐसा ईंधन आ गया है जो करीब 20 रुपए सस्ता है। नाम है E85, यानी कि 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में देश का पहला E85 ईंधन स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इस तरह दिल्ली में देश का पहला E85 फ्यूल स्टेशन शुरू हो चुका है। सरकार कह रही है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और अरब देशों की तेल ताकत को चुनौती मिलेगी। लेकिन सवाल भी कम नहीं है, क्या सचमुच में ये सस्ता है या फिर दिखने में सस्ता है? क्या आपकी कार इससे चल पाएगी? कार को कोई नुकसान तो नहीं होगा? और क्या गन्ने का खेत अब पेट्रोलियम कुएं की जगह ले सकता है? और क्या E85 भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाने की शुरुआत है? आज इसी ईंधन क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए.com में ये कहानी आपको हर सच्चाई से रूबरू कराएगी। तो क्या है पेट्रोल का खेल? जिस देश ने दशकों तक तेल के लिए खाड़ी देशों की ओर ताका देखा, वही भारत अब अपने खेतों से ईंधन निकालने की तैयारी कर रहा है। E20 के बाद अब E85 लॉन्च हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण घटेगा, आयात बिल कम होगा और किसानों को नया बाजार मिलेगा। आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि आखिर क्या है ये फ्लैक्स फ्यूल, कैसे हमारा किसान अब ऊर्जादाता, अन्नदाता कैसे ऊर्जादाता बन सकता है और कैसे ये कदम ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत की बादशाहत को तय कर सकता है। हालांकि दूसरी तरफ विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि क्या इथेनॉल की बढ़ती मांग खेती का संतुलन तो नहीं बिगाड़ देगी? क्या हर वाहन इसके लिए तैयार है? और क्या पेट्रोल की तुलना में इसका माइलेज कम होने से बचत का गणित बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए आइए समझते हैं एथेनॉल की E85 की पूरी कहानी। खबर क्या है? खबर आपको बताते हैं। इसे एक बार फिर साफ तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, गौर से समझिएगा। यह आपके बजट से तो जुड़ा हुआ है, यह आपकी गाड़ी की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की शुरुआत करते हुए देश में E85 पेट्रोल को आधिकारिक तौर पर व्यावसायिक रूप से लॉन्च कर दिया है, शुरुआत कर दी है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के पूसा रोड पर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रिटेल आउटलेट पर भारत के पहले E85 ईंधन डिस्पेंसिंग पॉइंट का उद्घाटन कर दिया है। E85 की कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर रखी गई है, जबकि दिल्ली में E20 पेट्रोल करीब 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब पेट्रोल 20 रुपए सस्ता हो गया है। यानी कि अगर गाड़ी में E85 ईंधन डलवाया जाता है तो वो आपको 20 रुपए सस्ता मिलेगा। किन किन शहरों में शुरू किए जाएंगे E85 के फ्यूल स्टेशन या पेट्रोल पंप, इसे भी समझिए। दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली के बाद सरकार की योजना है कि देश के अन्य प्रमुख महानगरों में, कृषि प्रधान राज्यों में इसका विस्तार करने की योजना है। पहले चरण में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका के प्रमुख शहरों में इसे शुरू किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर सहित लगभग 48 से 50 आउटलेट्स पर इसकी उपलब्धता की शुरुआत की जा रही है। E85 ईंधन। अब आपको यह भी बता दें कि E30 देश तैयार है, E30 के लिए देश तैयार है, E20 के लिए देश तैयार है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि देश भर की जितनी भी गाड़ियां हैं, देश भर के जितने भी पेट्रोल पंप हैं, सभी पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने यहां E20 जो पेट्रोल मिलता है वो कंपलसरी कर दिया है। यानी कि आप पेट्रोल लेने जाएंगे, किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे, उस पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है उसमें 20% इथेनॉल मौजूद है, क्योंकि देश की जितनी भी पेट्रोल कंपनियां हैं वो सभी पेट्रोल कंपनियां वो इथेनॉल मिला रही हैं। आपकी गाड़ी में E20 डल रहा है और भारत की सरकार ने E30 यानी कि किसी भी पेट्रोल में 1 लीटर में 30% इथेनॉल बनाने की तैयारी भी कर ली है। उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या सवाल उठा रहे हैं, यह समझना जरूरी है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की सरकारी मुहिम को हरित क्रांति के साथ तो जोड़ा जा रहा है, हरित क्रांति का एक नया अध्याय बताया जा रहा है। लेकिन E20 लागू होने के बाद कई वाहन मालिक और ऑटो विशेषज्ञ ने माइलेज, ईंधन पर असर, उसके रखरखाव या फिर अंदर जंग लगने जैसी शिकायतों का भी जिक्र किया है। सबसे बड़ा डर है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, यानी कि कागज पर ईंधन सस्ता दिख सकता है लेकिन वाहन को उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। देश के करोड़ों वाहन अभी भी पूरी तरह से फ्लैक्स फ्यूल तकनीक के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में E20 के बाद अगर सरकार E30 जिसकी की तैयारी हो चुकी है, सरकार कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। E30 यानी कि 30% इथेनॉल मिश्रण का नोटिफिकेशन जारी कभी भी कर देगी तो वाहन उद्योग पर बड़ा दबाव आ सकता है। ऑटो कंपनियों को ईंधन तकनीक बदलनी होगी, सर्विस नेटवर्क को अपडेट करना होगा, उपभोक्ताओं को नई तकनीक अपनानी होगी और दूसरी तरफ इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना और मक्के जैसी फसलों की मांग बढ़ जाएगी। इससे फूड बनाम फ्यूल की बहस और तेज हो सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में ईंधन टैंक का बड़ा हिस्सा खाद्यान्न आधारित ईंधन से भरने लगा तो फिर पानी, खेती और खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। डराने वाला तथ्य यह है कि 1 किलो चीनी पैदा करने में हजारों लीटर पानी की खपत होती है। यदि इथेनॉल की मांग बहुत तेजी से बढ़ी तो जल संकट वाले राज्यों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। यानी कि E30 सिर्फ नया ईंधन नहीं होगा बल्कि खेती, पानी उद्योग और उपभोक्ता सभी के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या भारत E30 या E85 के लिए तैयार है या फिर चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। गौर से समझिए, समझने की जरूरत है। E85 यह सपना कैसे पूरा होगा, आपको यह भी जानने की जरूरत है कि E85 से जुड़ा हुआ सपना कैसे पूरा होगा। E20 की उलझनों को समझिए, E85 की कैसी स्थिति होगी। देश में E20 पेट्रोल को हरित ईंधन क्रांति बताया गया है, दावा किया गया है
कि इससे जो तेल आयात यानी कि दूसरे देशों से हम जो तेल मंगा रहे हैं, जो तेल का संकट बना हुआ है, वो तेल आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, भारतीय रुपये पर दबाव कम होगा, प्रदूषण कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन जमीनी तस्वीर पूरी तरह से आसान नहीं दिख रही है। कई वाहन मालिकों ने माइलेज घटने की शिकायत की है। कुछ ऑटो विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, V6 के पहले पुरानी गाड़ियां हैं, पुराने इंजनों में ज्यादा इथेनॉल मिलाने से, लंबे समय तक इथेनॉल मिलाने से रबड़ के पार्ट्स, फ्यूल लाइन और इंजन के जो कंपोनेंट हैं उन पर असर पड़ रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि जो टैंक है पेट्रोल का, उसमें जंग लग रही है। अगर हर 3 महीने में आपने इसकी सफाई नहीं कराई तो आपका पेट्रोल टैंक खराब हो सकता है। अभी आप जो गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, आप 1 साल में एक बार सर्विस कराते हैं या 10,000 किलोमीटर पर एक बार सर्विस कराते हैं, तो फिर आपको गाड़ी की सर्विस 5,000 किलोमीटर पर या 6 महीने में करानी होगी। यानी कि आपका पैसा खर्चा उतना बढ़ जाएगा। हालांकि नई BS6 गाड़ियां E20 के डिजाइन की जा रही हैं, लेकिन देश की सड़कों पर करोड़ों वाहन ऐसे पहले से मौजूद हैं, दौड़ रहे हैं, जो इसे लेकर कंपैटिबल नहीं हैं। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि E20 को लेकर जो आशंका हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन सरकार ने E85 पेल दिया है। E85 सफल कैसे होगा? E85 में पेट्रोल तो है नहीं, बल्कि 85% एथेनॉल है। यानी कि E20 की तुलना में 4 गुना ज्यादा इथेनॉल है। इसके लिए पूरी तरह से अलग फ्लैक्स फ्यूल इंजन चाहिए। साधारण पेट्रोल वाहन में E85 भरना इंजन के लिए खतरनाक हो सकता है, जोखिम भरा होगा। देश में अभी फ्लैक्स फ्यूल वाहनों की संख्या बेहद सीमित है। पेट्रोल पंपों का नेटवर्क भी शुरुआती चरण में है। दूसरी ओर चुनौती माइलेज की है। इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसलिए वाहन को समान दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी चुनौती खेती की है। E85 के बड़े स्तर पर सफल होने के लिए भारी मात्रा में इथेनॉल चाहिए। इसके लिए गन्ना, मक्का का जो उत्पादन है वो और बढ़ाना होगा। डराने वाला तथ्य यह है कि भारत पहले से ही कई राज्यों में भूजल संकट का सामना कर रहा है। गन्ना देश के सबसे ज्यादा पानी की खपत करने वाले फसलों में गिना जाता है। यदि वाहन E85 पर नहीं आए तो पंप नहीं बढ़े और इथेनॉल उत्पादन लक्ष्य से पीछे रहा तो सस्ता ईंधन का सपना अधूरा रह सकता है। यानी कि E85 सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि वाहन उद्योग, कृषि और ऊर्जा नीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या भारत E85 के लिए तैयार है या अभी E20 की कहानी ही पूरी नहीं हुई है। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर 85% इथेनॉल या 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन वो गाड़ियां सिर्फ उसी के हिसाब से बनाई जाती हैं। उनका इंजन, उनका डिजाइन उसी के हिसाब से तैयार किया जाता है। बहुत सारे देशों में गाड़ी हाइड्रोजन पर भी चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी के हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन जो गाड़ी इसके हिसाब से बनी ही ना हो और उसके बाद अगर आप इथेनॉल उसमें कंपलसरी, पहले 10% किया गया, फिर 20% किया गया, अब सरकार 30% यानी कि 30% कंपलसरी करने जा रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उसके लिए कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो ऐसे में आपको वो 30% इथेनॉल डालना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। आपकी गाड़ी सीज हो, आपका इंजन सीज हो, इंजन खराब हो, पेट्रोल टैंक में आपके जंग लगे, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंत्रालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अपना रास्ता देखना है और रास्ता दीजिए। मुझे लगता है कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए। जैसे E85 में ऑप्शन दिया गया है कि जिसे E85 ईंधन डलाना है वो E85 पेट्रोल पंप पर जाकर ईंधन डला सकता है। वैसे ही सरकार को
पेट्रोलियम मंत्रालय को यह भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पे कई सारे पंप होते हैं, कई सारे नोजल होते हैं, उसमें यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर आपको 100% पेट्रोल डलवाना है तो उसका ये रेट है, वो इतने रुपए महंगा है। अगर आपको E10 पेट्रोल डलाना है जिसमें 10% इथेनॉल हो तो उसका ये रेट है, आप डला सकते हैं। अगर आपको E20 डलवाना है तो उसका ये रेट है, आप डलवा सकते हैं। आपको E30 डलवाना है तो उसका ये रेट है, आप डला सकते हैं। कम से कम ये लोगों की इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, ये उनके विवेक के ऊपर छोड़ना चाहिए, ये उनके ऊपर कंपलसरी नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको E30 डलाना ही पड़ेगा। आपकी गाड़ी खराब होती हो, आपके ऊपर बोझ पड़ता हो, आपका इंजन खराब हो, आपका टैंक खराब ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको डलाना ही पड़ेगा। अब मूल रूप से समझिए, मूल रूप से इथेनॉल का प्रकार को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका प्रकार क्या है। असल में जैसे गन्ने का रस, मक्का, सड़े हुए अनाज जैसे टूटे चावल या फिर कृषि के जो अन्य अवशेष हैं, यानी कि बायोमास हो गया या बायोमास का जो फर्मेंट करके तैयार किया जाता है, असल में इसे एक रिन्यूएबल और बेहद साफ ईंधन कहा जाता है। ईंधन देश में ही गन्ना, मक्का और कृषि उत्पादों से बनता है, यानी कि गन्ने का शीरा जो होता है, टूटे हुए चावल तैयार किए जाते हैं और जबकि पेट्रोल का जो पेट्रोल के लिए एक महंगा कच्चा तेल विदेश से आपको आयात करना पड़ता है। सरकार ने इसकी कीमत जानबूझकर कम रखी है ताकि लोग फ्लैक्स फ्यूल पर या उनके वाहन इसकी तरफ आकर्षित हों। गाड़ियां जो ऑटो सेक्टर है, जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हैं, वो ऐसी गाड़ियां बनाएं और लोग उनको खरीदें और लोग इसकी तरफ जाएं। अब E85 फ्यूल की बात करें तो ये एक विशेष ईंधन का मिश्रण है जिसमें 85% इथेनॉल है और 15% पारंपरिक जो पेट्रोल होता है वो मिलाया जाता है। सरल भाषा में खेत में पैदा होने वाला यह ईंधन है जो आपके पेट्रोल में मिलाया जाएगा। इसकी तकनीक क्या होती है, इसकी तकनीक को भी समझने की जरूरत है। फ्लैक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल, इस तकनीक का मतलब एक ऐसी इंजन प्रणाली से है जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन या फिर उनके मिश्रण पर आसानी से चल सके। इन वाहनों में एक विशेष फ्यूल कंपोजिशन सेंसर लगा होता है जो ईंधन में इथेनॉल की मात्रा को खुद पहचान लेता है और पहचान कर इंजन की टाइमिंग को स्वतः एडजस्ट कर लेता है। E85 का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जाता है जो फ्लैक्स फ्यूल कंपोनेंट यानी कि FFB इंजन के लिए निर्मित किए गए हों। अब यूं समझिए कि इंजन में सेंसर लगे होते हैं जो ईंधन की संरचना को, उसकी बनावट को पहचान लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने आप सेटिंग कर देते हैं। आपने बहुत सारा वाहन देखे होंगे कि पेट्रोल पे चलते चलते वो बैटरी पे चले जाते हैं और उसके बाद पेट्रोल से वो बैटरी पर चले जाते हैं, बैटरी से पेट्रोल पर आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह जो नए वाहन आएंगे वो वाहन इथेनॉल की संरचना को पहचान लेंगे और वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब किन वाहनों में इसका इस्तेमाल होगा E85 में, मैं आपको बता दूं, साफ कर दूं कि सिर्फ फ्लैक्स फ्यूल जो व्हीकल हैं FFV में इस्तेमाल किए जाएंगे। सामान्य पेट्रोल कार या फिर बाइक में इनको सुरक्षित नहीं माना जाता है। धोखे से सस्ते के चक्कर में डला भी मत दीजिएगा, वरना कहाँ क्या ब्लास्ट हो जाएगा, कौन सी जगह कब क्या इंजन खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मारुति ने भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार का प्रदर्शन किया है जो E85 और E100 के मिश्रण पर चल सकती है। बाइक भी है, कार भी है कि भाई आप इसमें E85 भी ईंधन डला सकते हैं और आप 100% इथेनॉल भी डला सकते हैं इसमें। भारत इथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रहा है? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता जो है वो भारत की कम हो जाए, देश का जो आयात तेल खर्च है वो कम हो जाए, किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए, वाहनों से होने वाले कार्बन का उत्सर्जन वो कम हो जाए, प्रदूषण 30 से 40% कम हो जाए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और इसे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितना सफल होगा, नहीं होगा, लोग इस दिशा में जाएंगे, नहीं जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सीधा जवाब अगर दें तो नहीं। अधिकांश पुरानी पेट्रोल कारें E85 के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, उन्हें बड़े तकनीकी बदलावों की जरूरत है। बिना E85 पर चलाना जोखिम भरा हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा पुरानी पारंपरिक पेट्रोल कारों को
पूरी तरह से फ्लैक्स फ्यूल वाहनों में बदलना आसान नहीं है। इनके लिए कार के पूरे फ्यूल सिस्टम को, पाइपलाइन को, फ्यूल पंप को, इंजन हेड को बदलना होगा, जो बहुत महंगा हो सकता है। करीब करीब 50,000 रुपए तक का खर्च इसमें आ सकता है। अब कोई क्यों करेगा? और उसके बाद भी अगर शिकायत हो तो ऐसा क्यों कोई करेगा? क्या मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों में, जो मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, कारें हैं, उसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है? वर्तमान स्थिति क्या है? अभी भूलकर भी आप ऐसी गलती ना कर दें। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, BMW हैं, ऑडी हैं, जगुआर हैं, ये तमाम जो लग्जरी कारें हैं, ये विशुद्ध पेट्रोल की कारें हैं। आप इसमें E85 ईंधन बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। भारत में वर्तमान में जो बिकने वाली लगभग सभी लग्जरी कारें हैं, वो E20 कंपाउंड इंजन के साथ आती हैं। अगर इसमें 85 एथेनॉल वाला इंजन डाला तो इंजन के पार्ट्स, फ्यूल लाइन और नोजल गल जाएंगे, जिससे लाखों रुपए का इंजन पूरी तरह सीज हो सकता है। मर्सिडीज लग्जरी ब्रांड्स की जो कारें हैं, वो इथेनॉल की संभावना वैश्विक स्तर पर, मर्सिडीज और अन्य यूरोपीय कंपनियों के पास फ्लैक्स फ्यूल इंजन तकनीक पहले से मौजूद है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में मर्सिडीज की ऐसी कारें बिकती हैं जो 85% से लेकर 100% इथेनॉल पर आसानी से चलती हैं। भारत में अब E85 फ्यूल स्टेशन का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कब किया जाएगा अभी कहना मुश्किल है। दिल्ली NCR में कर दिया है। कंपनियां भारत में भी अपने फ्लैक्स फ्यूल मॉडल उतार सकती हैं। अब इसमें जो प्राइवेट पेट्रोल पंप की जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, जिनके पंप पहले से ही लगे हुए हैं, प्राइवेट कंपनियां, क्या वो इस दिशा में काम करेंगी? अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है। लेकिन दर्शक और नीतियों का जो केवल आकर्षक होना काफ़ी नहीं होता है। अगर आप ज़मीनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो बहुत समझना ज़रूरी होता है। आपको याद होगा जट्रोफा मिशन और गैस पूलिंग जैसी योजनाएं लॉन्च की गई थी। कई देश के राजनेताओं ने जट्रोफा से संबंधित गाड़ियां भी चलाई थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई। विफलता वहां पर देखी गई और उन विफलताओं ने भारत को सिखाया कि ऊर्जा क्षेत्र में बिना ठोस वैज्ञानिक शोध के, वित्तीय गणना के कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। आज जब भारत E85 एथेनॉल क्रांति और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है, तो इन पुरानी गलतियों से सीख लेना बेहद जरूरी है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र का इतिहास जितना सफलताओं से भरा है, उतना ही यहाँ कई ऐसी महत्वाकांक्षी नीतियां और योजनाएं भी रही हैं जो सही क्रियान्वयन, तकनीकी कमियों और वैश्विक परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं, समय पर लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी हैं। भारत में तेल, गैस और जैव ईंधन से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख असफल योजनाओं पर एक विस्तृत ब्यौरा है। 4 उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला, जट्रोफा बायोडीजल मिशन योजना क्या थी? साल 2003 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल लॉन्च किया। इसके तहत बंजर जमीनों पर जट्रोफा यानी कि रतनजोत के पौधे बड़े पैमाने पर उगाने की योजना हुई। दावा क्या था? दावा था कि जट्रोफा के बीजों से जो तेल निकलेगा, उसे डीजल में मिलाकर भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को खत्म कर दिया जाएगा। यहां तक कि भारतीय रेलवे ने भी जट्रोफा से ट्रेन चलाने का भी ट्रायल किया था। फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? यह योजना भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फेल्यूर साबित हुई। वैज्ञानिक और कंपनियों ने बिना रिसर्च के दावा कर दिया था यह बंजर जमीन उग जाएगा, लेकिन असलियत में जट्रोफा को बढ़ने और बीज देने के लिए पानी और उपजाऊ जमीन की जरूरत थी। बंजर जमीन पर पौधों से बीजों का उत्पादन की जो उम्मीद थी, वो 90% कम हुई। किसानों की लागत भी नहीं निकली और देश के करोड़ रुपए डूब गए। आखिरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहां तक कि एक मुख्यमंत्री तो जट्रोफा से कार चलाने का दावा करते थे, आज वो कार खड़ी हुई है, उसे कोई नहीं चला रहा है। कोल टू लिक्विड प्रोजेक्ट CTL योजना क्या थी? भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन कच्चे तेल की कमी है और इसी को देखते हुए सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जिसके तहत कोयले को रिफाइन करके लिक्विड पेट्रोल और डीजल में बदला जाना था। इसके लिए बड़ी कंपनियों को कोल ब्लॉक भी आवंटित कर दिए गए। योजना फेल हो गई। क्यों फेल हुई? तकनीकी जटिलता और भारी भरकम लागत के कारण यह योजना कभी जमीन पर नहीं उतर पाई।
कोयले से तेल बनाने की प्रक्रिया में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल होता है और कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और कई पर्यावरण नियमों के कारण कंपनियों ने हाथ पीछे खींच लिए। अरबों रुपए की योजना फाइलों में दफन हो गई। रणनीतिक तेल भंडार के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर ये संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में पेट्रोलियम उत्पाद, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। सरकार में जहां केरोसिन का आयात 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ, वहीं देश के भीतर ही ब्लैक गोल्ड यानी कि कच्चे तेल की खोज ने पूरी कहानी को बदल दिया। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद केरोसिन ही है। एडविड ड्रेक द्वारा 1859 में 1859 में अमेरिका में दुनिया का पहला तेल कुआं खोदने के बाद न्यूयॉर्क की कंपनी ने 1870 यानी कि 1870 के दशक तक भारत में डिब्बों में भरकर केरोसिन का आयात शुरू कर दिया था। शुरुआत में जब दुनिया में क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता था तो पेट्रोल को एक व्यर्थ उप उत्पाद यानी कि बेस्ट बाय प्रोडक्ट मानकर फेंक दिया जाता था, क्योंकि तब गाड़ियां थी ही नहीं। भारत में 1890 के दशक में उत्तरार्ध में पहली बार कुछ विदेशी कारें आयात की गईं, जिनके साथ ही बोतल और डिब्बों में सीलबंद पेट्रोल का आयात शुरू हुआ। तब से यह इतिहास रहा है और उसके बाद से लगातार ये कोशिश की गई कि आखिर स्थिति परिस्थिति क्या होती है, लेकिन ये बात सही है कि भारत ऊर्जा के दबाव में है, ईंधन के दबाव में है और यही कारण है कि तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस दबाव से बचा जा सके, उसके लिए विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस जल्दबाजी में और इस दबाव में ये ना हो कि इस देश की करोड़ों आबादी पर आर्थिक बोझ आ जाए, उनकी गाड़ियां खराब हो जाएं, उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएं और सरकार जिस तरीके से इथेनॉल को कंपलसरी कर रही है, मुझे लगता है कि उसको ऐच्छिक करना चाहिए, उसे विकल्प देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को 30% इथेनॉल कंपलसरी करने जा रहे हैं, 20% कर दिया है, तो उनकी गाड़ियों की सेहत का जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी बीमा कंपनियां हैं जो बीमा करने में भी हिचकिचाएंगी अगर आपने 30% कंपलसरी कर दिया तो। संस्कृत में यह कहा गया है कि परिवर्तनस्य नियम जगतः आधारा कृषिः च देशस्य प्राणम, अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है और आधार है। जब देश की प्रगति का पहिया हमारे खेत और किसानों के पसीने से घूमेगा, तब प्रकृति भी मुस्कुराएगी और राष्ट्र भी सर्वशक्तिमान होगा। इंतजार इसका होगा कि जो नया प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफल होता है, कितना नहीं। समझिए .com में इतना ही। नमस्कार।